सो हेलो दोस्तों, दिस इज मेडिको प्रोफेशनल वरुण मल्होत्रा फ्रॉम संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस जम्मू और संकल्प की जेके बोस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। तो देखो, ये संकल्प की जो जेके बोस एक्सप्रेस है, इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग एग्जाम का आपको एनालिसिस दे रहे हैं कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने की संभावना रह सकती है। डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं, इसके साथ में आपके साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी संकल्प जेके बोस एक्सप्रेस मैंने बॉटनी पार्ट भी बना दिया था तुम्हारा 12th क्लास का। अब ये जो जेके बोस एक्सप्रेस है, इसमें हम लोग बना रहे हैं तुम्हारा जोलॉजी पार्ट कवर करेंगे। तो हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंसिडर करेंगे, पीवाईक्यू देख करके आएंगे, ठीक है। और उसमें लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, एमसीक्यूज जो हैं वो आपको बता देंगे कि क्या सारी चीज़ें रहेंगी, कैसे पेपर आने की संभावना रहेगी, कौन सा क्वेश्चन बनने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। स्ट्रेटेजी प्लानर के साथ में डिस्कस होगा तुम लोगों के साथ में। एंड भाई, ये आराम से कर लो, समझ में आ जाएगा। सब लोग पैनिक हो रखे हुए हैं ना कि फरवरी में एग्जाम आ रहा है, तो उस वजह से सबको टेंशन आ रखी हुई है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से क्वेश्चन ज़्यादा बार आ रखे हुए हैं, सो दैट कि तुम्हें एक आइडिया होकर के आ जाएगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारे पास में सबसे पहला जो है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग वाला पार्ट है। इसमें आपने फर्टिलाइजेशन वाला पार्ट देख लेना कि फर्टिलाइजेशन क्या होती है, कैसे होती है फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। और उसमें जो फर्टिलाइजेशन के बाद में और इम्प्लांटेशन तक की जो स्टेज होती हैं उनको देख लेना। यहाँ पर देखो, हमने डायग्रामेटिक थ्रू भी बना करके बताया हुआ है कि ब्लास्टोसिस्ट होती है, या जिसको ब्लास्टोसिस्ट या जिसको ब्लास्टुला बोलते हैं, जो कि 32 सेल स्टेज होती है जहाँ पर इम्प्लांटेशन होती है, राइट। ये समझ में आ गया। इसके बारे में कंप्लीटली देख लेना है। 17 में क्वेश्चन बन करके आया, 18 में बन करके आया, 21 में बन करके आया, 22 में बन करके आया, ठीक है। अब देखो, इसी के साथ में आपने जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो जरूर देखना है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बन करके आते हैं। 20 में भी बन करके आया, 21 में बन करके आया, 22 में बन करके आया। इसकी जो 4 फेजेज होती हैं वो सारी की सारी फेजेज आपने देखनी है, ठीक है ना, कि मेंस्ट्रुअल फेजेज में क्या क्या 4 फेजेज हैं। मेंस्ट्रुअल फेज होती है, ठीक है ना, प्रोलिफेटिव फेज होती है, ओव्यूलेटरी फेज होती है और ल्यूटल फेज होती है। तो वो चारों फेजेज देख लेनी है, राइट। फिर यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, और एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, कि स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होकर के आती है, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस है मतलब गैमेट का बनना है, स्पर्मेटोजेनेसिस है स्पर्मेटोजोआ का बनना है, यानी कि स्पर्म सेल्स का बनना है। एंड oogenesis होता है एग सेल का बनना। दोनों ही प्रोटोकॉल तुमने देखने हैं, दोनों में से क्वेश्चन बनते हैं, राइट। ये समझ में आ गया। यहाँ पर हमने स्पर्मेटोजेनेसिस को हमने फ्लो चार्ट के माध्यम से भी बना करके बताया हुआ है, ठीक है ना। oogenesis की अभी बात कर रहा था, तो oogenesis भी पूछा जाता है कि oogenesis क्या होती है, ठीक है। तो देखो, oogenesis में क्वेश्चन पूछा गया है, 17 में पूछा गया, 19 में पूछा गया, 21 में पूछा गया, 22 में पूछा गया। और एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन टेस्टिस, यानी कि ट्रांसफर सेक्शन जो बनाते हो तुम लोग, ट्रांसफर सेक्शन या लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जो बनाते हो, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ जो ह्यूमन टेस्टिस है वो भी बतानी है, ठीक है ना। तो ये रही लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ह्यूमन टेस्टिस, ठीक है, जिसमें हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी बता रखी हुई, एपिडिडमस बता रखी हुई, वास डिफरेंस बता रखी हुई है, राइट। ये समझ में आ गया, क्लियर होकर क्या गया। तो ये सारी चीजें जो है वो पढ़ लेना बड़े आराम से, इनमें से क्वेश्चन बनने की संभावना रह सकती है, ठीक है। अब देखो, हमारे पास में यहां पर देखो, तो यहां पर एक क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन इन डिटेल द वेरियस डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ अ जाइगोट अंटिल इंप्लीमेंटेशन विद द सूटेबल डायग्राम। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया ना कि आपने फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन के बाद, यानी कि जो इम्प्लांटेशन तक की जो स्टेजेस होती है वो भी देखनी है, कि ब्लास्टुला तक जो है वो क्या होकर के आती है, ब्लास्टुला तक डेवलपमेंट होती है, फिर ब्लास्टुला जो है वो इम्प्लांट होता है किसके साथ में, यूट्रस के साथ में, राइट। उसके बाद में देखो, एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। 18 में पूछा गया था, 19 में पूछा गया था, 21 में पूछा गया। तो दिस इज मेमोरी ग्लैंड है, ठीक है, कि मेमोरी ग्लैंड में क्या क्या बेसिकली वो लेबल डायग्राम पूछ रहा है कि कहाँ पर हमारे पास में मेमोरी लूब होते हैं, मेमोरी ट्यूब्यूल बताने हैं, मेमोरी डक्ट बताने हैं, एम्पुला बताना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें। फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल पे क्वेश्चन बन करके आया हुआ है, देखो। और मेंस्ट्रुअल साइकिल का हार्मोनल कंट्रोल पूछा गया कि कौन कौन से हार्मोन जो है, देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल में हार्मोन कौन से होते हैं, LH भी रोल प्ले करता है, FSH भी रोल प्ले करता है, ईस्ट्रोजन, ठीक है, एंड प्रोजेस्टेरोन। ये कंप्लीटली मिलकर के जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट कर होते हैं। 20 में पूछ करके आया, 21 में पूछ करके आया था, 22 में पूछ करके आया। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को पढ़ लोगे तो सारी चीजें यहाँ से भी कंप्लीट होकर के आ जाएंगी, राइट। ये समझ में आ गया, क्लियर होकर के आ गया। 4 फेजेज होती है, मैंने पहले भी बोला। मेंस्ट्रुअल फेज होती है, और हमारे पास में फॉलिकुलर फेज होती है, जिसको हम लोग बोल सकते थे कि प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है ना, ओव्यूलेटरी फेज एंड देन ल्यूटल फेज, राइट। उसके बाद में देखो, नेम द एंजाइम दैट इज रिलीज्ड बाय द एक्रोसोम ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। तो भाई एक्रोसोम कौन से एंजाइम जो है वो रिलीज करता है, तो भाई 2 एंजाइम होते हैं, एक होता है हाइलुरोनिडेज और एक होता है एक्रोसिन,
ठीक है ना, ये दोनों ही रिलीज करता है, जिसकी वजह से तुम्हें पता हाइलुरोनिडेज एंजाइम जो है वो कोरोना रेडिएटा को डिसॉल्व करने में हेल्प करता है, राइट। और एक्रोसिन जो है वो जोना पैलुसिडा को पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है, राइट। ये समझ में आ गया। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या होती है भाई? इम्प्लांटेशन वो होती है जब हम लोग बोलते हैं 32 सेल स्टेज आकर के आती है ना, तो जिसको 32 सेल स्टेज को जिसको ब्लास्टोसिस्ट बोलते थे या ब्लास्टुला बोलते थे, वो जब इम्प्लांट करता है यूट्रस की वॉल के साथ में, उसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं। बड़ा सिंपल, ठीक है। उसके बाद में देखो व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द फॉलिकुलर फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल टेकिंग प्लेस इन ओवरी एंड यूट्रस। भाई ये हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, 20 में पूछा गया, राइट। तो हम लोग बोलते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें होती है। देखो एक तो होती है हमारे पास में फेजेस में बताना है कि एक रिक्रूटमेंट ऑफ फॉलिकल्स होती है, फॉलिकल डेपोजिशन होना शुरू होती है, फिर सिलेक्शन ऑफ डोमिनेंट फॉलिकल की जो डोमिनेंट फॉलिकल है वो अपने आप को वहां पर रिजाइड करने लग जाता है, फिर वो मैच्योर करता है, और जब मैच्योर करता है तो एक मैच्योर ग्राफन फॉलिकल बनकर के आएगा, उसी में से सेकेंडरी oocyte रिलीज होकर के आता है, राइट। और जो बाकी बचा हुआ पार्ट होता है उसमें कॉर्पस ल्यूटम बन करके आता है, राइट। और कॉर्पस ल्यूटम जो है वो क्या बनाने शुरू हो जाता है? वो प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करने लग जाता है, राइट। उसके बाद में देखो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या होती है, 22 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स होती है कि जब प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाती है तो फीटस जो है वो स्टिमुलेशन भेजता है, जिसकी वजह से अब जो फीटस यानी कि जो बच्चा पूरा डेवलप कर चुका हुआ है मदर के यूट्रस में, अब वो यूट्रस के थ्रू बाहर आने को होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, जो कि एक तरह का हमारे पास में एंडोक्राइन एज वेल एज न्यूरल कंट्रोल के अंडर होता है, ठीक है। उसके बाद में देखो राइट उसके बाद में व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ LH सर्ज थ्रू द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो भाई LH सर्ज क्या होती है? LH सर्ज मतलब जब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो है वो पीक पर होता है 14th डे के अप्रोक्सीमेटली, अगर बोला जाए तो वो पीक पर होता है, जिसकी वजह से सेकेंडरी oocyte से जो है वो एग सेल जो है वो रिलीज हो जाता है, जिसको ओव्यूलेशन बोला जाता है या ओव्यूलेटरी डे बोला जाता है। तो भाई ओव्यूलेशन इसी की वजह से पॉसिबल होती है, ठीक है ना। अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन बना हुआ कि स्पर्मेटाइड्स आर चेंज इनटू स्पर्मेटोजोआ थ्रू, किसके थ्रू बनकर के आते हैं? तो भाई स्पर्मियोजेनेसिस होती है, एक होती है स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्मेटोजोआ तक का स्ट्रक्चर बनना, और स्पर्मियोजेनेसिस हो गया कि स्पर्मेटाइड से स्पर्मेटोजोआ का स्ट्रक्चर बनना, यानी कि वो प्रॉपर जो हेड एंड टेल वाला स्ट्रक्चर बनकर के आता है, उसको स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं, उस प्रोटोकॉल को स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। डीजेनरेटेड कॉर्पस ल्यूटम इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं भाई? उसको कार्पस एल्बिगेंस बोलते हैं, ये ध्यान में रख लेना, क्योंकि पहले तो कार्पस ल्यूटम अप्रोक्सीमेटली 14 डेज तक रिजाइड करता है ह्यूमन ओवरी में, ठीक है ना, और 14 डेज के बाद में वो क्या कर जाता है? वो डिजेनरेट कर जाता है, और वो डिजेनरेटेड स्ट्रक्चर जो होता है वो बनकर के आता है कार्पस एल्बिगेंस, ठीक है। ये समझ में आ गया। मैच्योर ग्रेफन फॉलिकल, यहाँ पर देखना मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में यहाँ पर बना रखी हुई है। मैच्योर ग्रेफन फॉलिकल इज जनरली प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन फीमेल अराउंड, कितने दिन तक रहता है? तो भाई ये हम लोग बोल सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली, मैंने बोला कि इसकी जो ग्रेफन फॉलिकल है, मैच्योर ग्रेफन फॉलिकल, ठीक है ना, वो कब तक वहाँ पर रहेगा? मैच्योर ग्रेफन फॉलिकल इज जनरली प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ अ हेल्दी फीमेल ऑफ अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 6 से 13 दिन तक रह सकता है, क्योंकि 14th डे पे तो क्या हो जाती है? ओव्यूलेशन हो जाती है, तो वो जो ग्राफन फॉलिकल था वो रप्चर्ड हो गया और उसमें से सेकेंडरी oocyte बाहर निकल चुका हुआ है और वो रेस्ट ऑफ द पोर्शन बन चुका हुआ है कार्पस ल्यूटम, ठीक है। ये क्लियर होकर के आ गया? ओके, देखो हमारे पास में हम लोग CUET का बैच स्टार्ट कर रहे हैं 1 मार्च से। तो भाई जो भी कैंडिडेट 12th के एग्जाम के बाद में जब फ्री हो जाता है, तुम्हारे फैब में एग्जाम का मतलब ये है कि तुम फैब में फ्री हो रहे हो, ठीक है, और फैब में फ्री हो जाओगे तो उसका यूटिलिटी कर लो। 70 डेज का क्रैश कोर्स रहेगा CUET का, ठीक है, जिसमें जनरल टेस्ट, जनरल इंग्लिश, ऑल डोमेन्स कवर करे जाएंगे, स्टडी मटेरियल भी तुम्हें दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज भी होंगी। आना कहाँ पर है? संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस जम्मू में आना है, जो कि स्वास्थ्य लेबोरेटरी के पास में है, कच्ची छावनी जम्मू में। ये जो दिए गए नंबर हैं इनके ऊपर तुम अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो पता कर सकते हो, ठीक है, और अपनी एडमिशन्स के लिए इंक्वायरी ले सकते हो, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपने सबसे पहला यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है कि MTP क्या होता है? MTP मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, किन कंडीशन में करनी होती है, ठीक है ना, और किन कंडीशन में नहीं करनी होती है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें। फायदे ये कि अगर कभी एबनॉर्मलीज ऐसी हैं कि जो नहीं करेक्ट करी जा सकती हैं या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, तो उस केस में जो है वो MTP करा जा सकता था, राइट। ये समझ में आएगा, क्लियर होकर के आ गया। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन बहुत बनकर के आता है कि ART क्या होता है
और एआरटी की कितनी टाइप्स हैं। एआरटी मतलब जिसको बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक उन लोगों को दी जाती हैं जो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं या जो बच्चे को कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो उनके लिए जो है वो मेडिकल साइंसेज ने डिफरेंट रिप्रोडक्टिव टेक्निक बना रखी होती है जिसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं, आईवीएफ, टेस्ट ट्यूब बेबी जिसको तुम लोग बोल सकते हो, और इसमें एक इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन भी होता है, राइट। तो ये टेक्निक्स भी आपने इनमें एक बार देख लेनी है। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपने देख लेना कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं और कॉन्ट्रासेप्टिव्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें जो हार्मोनल जो इसमें पूछा गया कि हार्मोनल के डिसएडवांटेजेस क्या है। देखो कॉन्ट्रासेप्टिव्स वो हैं कि जिनको यूज़ करके प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है, पॉसिबल प्रेगनेंसीज को रोका जा सकता है। एडवांटेजेस ये हैं कि भाई प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो रेगुलेट करी जा सकती है। और डिसएडवांटेजेस क्या है कि अगर कभी हार्मोनल वाला यूज़ करते हैं तो उसकी डिपेंडेंसी हो सकती है या फिर उसकी जो क्या हो सकती है वो एफिशिएंसी को धीरे धीरे क्या कर सकता है, एफिशिएंसी के ऊपर थोड़ा असर डाल सकता है। एमाइनोसेंटेसिस टेक्निक क्या होती है। एमाइनोसेंटेसिस टेक्निक जो है वो टेक्निक थी कि जब कभी क्या करा जाता था, जब कभी बच्चा जो डेवलप कर रहा होता था उसका एमेनिटिक फ्लूइड निकाल करके उसकी जांच करी जाती थी कि उसको कोई डिजीज तो नहीं है, बट लोगों ने उसका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जिस वजह से गवर्नमेंट ने उसके ऊपर बैन कर दिया था क्योंकि लोग उसको सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कंसिडर करने लग गए थे, राइट। और जब कभी अगर फीमेल फेटस देखने को मिलता था तो वो उसको एमटीपी करा देते थे, यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको तुम लोग एबॉर्शन बोलते हो, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए उसको बैन कर दिया था, राइट। ये समझ में आ गया। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होते हैं भाई। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज वो होते हैं जो कभी किसी इंडिविजुअल को सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से जो है वो फैल जाते हैं, राइट। ये समझ में आ गया। कैसे इनको प्रिवेंट किया जा सकता है, बाय कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल करके, ठीक है ना, और रेगुलर टेस्ट करा करके, मल्टी सेक्स पार्टनर को अवॉइड करके, और जो भी यूथ है उनको ओपनली डिस्कशन करके कि भाई ये सारी चीज़ों से मतलब मान लो कि इसके पॉसिबल कॉज क्या है, किस तरह से ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज फैलते हैं, सो दैट कि यूथ जो है वो उनसे अवेयर रहे और खुद को वहाँ से बचा कर रखे, ठीक है। और यूथ को जो है वो एडुकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनकर क्या है कि वाई शुड सेक्स एजुकेशन टू बी इंट्रोड्यूस इन अ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन एंड लिस्ट एनी 5 रीजन। कोई 5 रीजन बता दो। देखो यार सीधी सी बात है, अगर कभी सेक्स एजुकेशन जो है वो कंसिडर होती है स्कूल एजुकेशन में तो इससे क्या बेनिफिट होकर के आता है। पहले तो कैंडिडेट्स को अपनी फिजियोलॉजी के बारे में पता चल कर क्या रहा है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन काम कैसे कर रहे हैं, मिसकॉन्सेप्ट से बच जाएगा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से जो है वो बच जाएगा क्योंकि उसको पता रहेगा कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कैसे कैसे हो सकती हैं, ठीक है ना। और उसको जेंडर इक्वालिटी भी रह सकती है, ठीक है। वो सारी चीज़ें कि जेंडर भाई हम लोग लड़का और लड़की में कोई भी भेद नहीं होता, सबके बराबर जो है प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज है, राइट। ये समझ में आ गया। उसके बाद में देखो यहाँ पर तुम्हारे पास में देखो ट्यूबकेटॉमी क्या होती है और वो क्या एक तरह का कंसिडर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हो। ट्यूबकेटॉमी में क्या होता है कि ट्यूबकेटॉमी में तुम फिलोपियन ट्यूब को कट एंड टाई कर देते हो। ये फीमेल स्टेरिलाइजेशन टेक्निक होती है और ये परमानेंट मेथड होता है। इसके बाद में ये रिवर्सिबल नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया। ये हमेशा ये ध्यान रखना जब भी कभी ट्यूबकेटॉमी करी होगी तो अब उनको पॉसिबल प्रेगनेंसीज नहीं होती हैं, तो इसीलिए इसको हम लोग जो है कंसिडर करते थे एक तरह का कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है। ये समझ में आ गया। उसके बाद में देखो व्हाट डू यू मीन बाय एमेनोसेंटेसिस। एमेनोसेंटेसिस टेक्निक मैंने ऑलरेडी तुम्हें बोला, ये देख लेनी है। एमेनोसेंटेसिस टेक्निक वो टेक्निक थी जिससे प्रीनेटल डिसऑर्डर जो है वो कंसिडर करा जा सकता है, मतलब बच्चे के जन्म से पहले उसको पता लगाया जा सकता था कि उसको डिसऑर्डर वगैरह तो नहीं है, कोई डिजीज वगैरह तो नहीं है। और अगर कभी डिजीज होता था और वो डिजीज जो कभी क्योर नहीं हो सकता, ट्रीट नहीं किया जा सकता, तब उस केस में जो है एमटीपी करी जा सकती थी, ठीक है। बट लोगों ने उसका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक क्या होती है वो भी देख लेना, मैंने तुम्हें पहले बताया। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक उन लोगों को दी जाती है जिन लोगों में कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि बच्चे को कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए जो है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक होती है सो दैट कि वो बच्चे को कंसीव कर पाए, राइट। ये समझ में आ गया, क्लियर होकर के आ गया। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनकर के आया कि जिफ्ट और एसटीडी को एक्सप्लेन करो। भाई जिफ्ट जो होती है दैट इज जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर और एसटीडी होती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। 18 में पूछा गया, 19 में पूछा गया, 21 में पूछा गया, राइट। अब देखो जिफ्ट क्या होती है। जिफ्ट का मतलब है कि एग सेल लेना है, ठीक है ना। एग सेल लेना है, उसको स्पर्मेटोजोआ के साथ में क्या करना है, फ्यूज करना है, जाइगोट बना लेनी है, ठीक है। और जाइगोट बना लेनी, ठीक है। एक बार देखो जाइगोट बना लेनी है और इस जाइगोट को डायरेक्टली फेलोपियन ट्यूब में जो है वो क्या कर देना होता है, ट्रांसफर कर देना होता है। गायनिकोलॉजिस्ट जो है वो इसको जो है वो करेंगे इस प्रोटोकॉल को, ठीक है ना। वो समझ में आ गया। तो हम लोग बोलते हैं कि इसको ये जाइगोट जो है वहाँ पर ट्रांसफर करना, इसको बोलते थे जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। जिनको मतलब बच्चा होने में, कंसीव होने में दिक्कत होकर के आ रही होती थी, उनको भी जिफ्ट जो है टेक्निक दी जा सकती है। और एसटीडी का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। एमटीपी की फुल फॉर्म देखो 18 में पूछी गई, 19 में पूछी गई, 23 में पूछी गई। तो एमटी का मतलब होता है भाई, एमटीपी मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी।
गिफ्ट, GIFT मतलब गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, यानी कि गैमिट लिया जाता है, यानी कि एग सेल को पहले छोड़ दिया जाएगा किसमें, फेलोपियन ट्यूब में, और फिर स्पर्मेटोजोआ को वहां पे ड्रॉप किया जाएगा। गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर मतलब डिफरेंट तरीके से गैमिट को वहां पे ट्रांसफर करा जा सकता है, जिसको बोलते हैं गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ये समझ में आ गया, क्लियर होकर के आ गया। उसके बाद में देखो, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर इफेक्टिव इफ यूज्ड विद इन 72 आवर्स। कौन सी वाली होती है भाई हमारे पास 72 आवर्स के, मतलब हाँ यहाँ पर इसने लिखा क्वाइटस, ओव्यूलेशन, मेंस्ट्रुएशन एंड इम्प्लांटेशन। तो भाई क्वाइटस के 72 आवर्स के बीच में जो है वो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव जो इस्तेमाल करी जा सकती हैं, राइट। ये क्लियर होकर क्या गया। उसके बाद में देखो एवोल्यूशन वाला पार्ट है, तो एवोल्यूशन वाले पार्ट में मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन आपने देख लेनी है अच्छे से, उसके पॉस्टुलेट्स देख लेने। 17 में पूछा गया, 21 में पूछा गया, 22 में पूछा गया, ठीक है। फिर आपने देखना कि एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है। एवोल्यूशन का मतलब है कि भाई ऑर्गेनिज्म जो है वो इवॉल्व कैसे हुआ, मतलब आज की डेट का जो बेटर ऑर्गेनिज्म है वो पहले किस तरह से था, अब उसमें क्या क्या चेंजेस होकर के आई हैं, ठीक है ना। वो पूरी कहानी जो है हमारे पास में एवोल्यूशन होती है। रामेथिशियस और ऑस्ट्रेलियोप्थिशियस के बीच में जो है वो डिफरेंस देख लेना है आपने कि वो क्या सारी चीज़ें होती है, अच्छे से देख लेना। इसमें से जो 21 में भी पूछा गया, 22 में भी पूछा गया क्वेश्चन, राइट। उसके बाद में हार्डे-वेनवेयर प्रिंसिपल जो है वो क्या होता है, इसके बारे में बताओ। देखो हार्डे-वेनवेयर प्रिंसिपल ने एक तरह की इक्वेशन दी थी कि हमारे पास में होमोजाइगस हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल जो होते हैं वो एक जैसे रहते हैं, मतलब एक उनका बराबर रहते हैं उनमें। तो बट अगर कभी उनमें चेंज होकर के आता है, एक इक्वेशन दी थी p² + 2pq + q² = 1, ठीक है ना। तो यानी कि अगर कभी ये हार्डे-वेनवेयर इक्वेशन अगर फ्लक्चुएट करती है तो पता चल जाता था कि वहां पर एवोल्यूशन हो रखी हुई है। इसमें से क्वेश्चन बन करके आया है 17 में भी, 19 में भी, 20 में भी, 21 में भी, 22 में भी, 23 में भी रेगुलर क्वेश्चन बनकर के आ रहा है। और ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी भाई बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। उसमें कैलकुलेटिव पार्ट से बोला जाता, पूछा जाता है कि भाई बताओ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए या वो सारी चीज़ें उनको इंडिविजुअल को कैलकुलेट करने के लिए, राइट। ये समझ में आ गया, क्लियर होकर क्या गया। उसके बाद में देखो जरा यहाँ पे हमारे पास में यहाँ पर पूछा गया विच लॉ स्टेट्स द सम ऑफ एलिलिक फ्रीक्वेंसीज इन पॉपुलेशन इज कांस्टेंट, लिस्ट 5 फैक्टर्स ऑफ इन्फ्लुएंस। देखो हमारे पास हार्डे-वेनबर्ग की इक्वेशन होती थी जो बोलता था कि हमारे पास में एलिलिक फ्रीक्वेंसी बराबर रहती है। एलिलिक फ्रीक्वेंसी मतलब जैसे मान लो बड़ा टी, ठीक है ना, बड़ा टी और छोटा टी, ये होमोजाइगस टॉल है, ये हेटेरोजाइगस टॉल है और ये होमोजाइगस ड्वार्फ है। तो भाई इनकी जो फ्रीक्वेंसीज है वो बराबर रहती हैं, ये बराबर में रहते हैं। अगर कभी इनकी फ्रीक्वेंसी अगर चेंज होकर के आती है तो पता चल जाता है कि भाई एवोल्यूशन हो रखी हुई है। तो भाई क्या क्या रीज़न रह सकते हैं उसमें होने के, चेंज होने के, या तो लार्ज पॉपुलेशन साइज है, या रैंडम मेटिंग हो सकती है, या नो म्यूटेशन, या फिर जीन फ्लो हो सकता है, या फिर नो नेचुरल सिलेक्शन, वही सारी चीज़ें, ठीक है ना। ये हमारे पास फैक्टर्स रहते हैं जो इसको क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। ये क्लियर होकर क्या गया। उसके बाद में देखो जरा डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लेना, ठीक है ना। इसके पॉस्टुलेट्स देख लेना कि क्या सारी चीज़ें। डार्विन ने एक कॉन्सेप्ट दिया था इसके बाद में कि मतलब नेचर जो है वो क्या करती है, वो प्रेशर एग्जर्ट करती है किसके ऊपर, इंडिविजुअल के ऊपर, और इंडिविजुअल उस प्रेशर को टॉलरेट करने का या उनमें सर्वाइव करने का जो है पूरा का पूरा जोर लगाता है, पूरा का पूरा अपने आप की बेस्ट देता है। और अगर कभी वो वहाँ पर सर्वाइव कर लेता है तो तभी वो रिटेन कर पाएगा, अगर वो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाता तो वो फिनिश हो जाएगा। ये समझ में आ गया, ओके। यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनकर क्या होगा कि हाउ इज कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन डिफरेंट फ्रॉम डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। तो भाई कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन अलग अलग कैसे होती है। कॉन्वर्जेंट देखो, अगर तुम नेशनल हाईवे पे जा रहे हो तो बोलते हैं कि कॉन्वर्ज हो रहा है, मतलब रोड कॉन्वर्ज हो रही है, तो मतलब इस तरह से अगर मतलब मर्ज हो रही है, मतलब तो उसको बोलते थे कॉन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट का मतलब होता था कि हमारे पास में क्या हो रही है, डाइवर्जेंट हो रही है, मतलब अगर कभी एक पॉइंट से मान लो एवोल्यूशन स्टार्ट हुई और वो ये पॉइंट बी भी बनकर के आ गया, पॉइंट सी बनकर के आ गया, मतलब ये डाइवर्सिफाई हो गए हैं, तो ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन होती थी। और अगर कभी ये कॉन्वर्ज हो गए हैं आगे चल करके, मतलब इनकी फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंगली या इनकी फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंगली, तो उसको कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन बोलते थे, ठीक है। ये क्लियर होकर के आ गया। उसके बाद में देखो होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस ऑर्गन के बीच में डिफरेंस देख लेना, इसमें भी पूछा जाता है, ठीक है। बॉटल नेक इफेक्ट क्या होती है ये देख लेना इसमें, ठीक है। बॉटल नेक इफेक्ट क्या होती है, हार्डे-वेनबर्ग प्रिंसिपल के लिए मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि वो करना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद में फाइलोजेनी क्या होती है। फाइलोजेनी का मतलब होता था एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, राइट, कि मतलब ऑर्गेनिज्म इवॉल्व कैसे हुआ, वो सारी चीजें। एलन स्पीसीज इन्वेशन के लिए पूछा जाता है। एलन स्पीसीज इन्वेशन के लिए बोलते हैं, मैंने आपको पहले बोला कि एलन स्पीसीज इन्वेशन का मतलब है कि कोई एक इंडिविजुअल एंटर करा और वो एंटर आपने बाहर से करा था, एक फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन स्पीसीज हो सकती है जिसको तुमने एंटर कराया और उसने वहां पर पूरा अपना दबदबा बना लिया, यानी कि अब वो वहां की लोकल स्पीसीज को काम नहीं करने देगा, यहाँ लोकल स्पीसीज को वहां पर फ्लोरिश नहीं होने देगा, राइट। ये समझ में आएगा, क्लियर होकर क्या गया, ओके।
उसके बाद में यहाँ पर देखो पूछ कर क्या होगा कि क्रैनम कैसे पेस्टी ऑफ होमो निंदलिसिस जो है हमारे पास ह्यूमन बीइंग कितनी थी, 1300 से लेकर के 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर के आसपास। तो ठीक है, हमारे पास क्रैनियल कैपेसिटी ऑफ होमो हैबिलिस कितनी थी, यहाँ पर देखो पूछा गया, ट्रू और फॉल्स में पूछा गया तुम्हारे बोर्ड में। 650 से 800 सेंटीमीटर, 800 सीसी यानी कि क्यूबिक सेंटीमीटर, सॉरी। तो ये सही है, राइट। ये क्लियर होकर के आ गया। उसके बाद में देखो जरा यहाँ पे एक्सटिंक्शन किसे बोलते हैं। एक्सटिंक्शन बोलते हैं कि भाई अगर कभी कोई चीज़ डिसअपियर हो जाती है ना, उसको बोलते हैं एक्सटिंक्शन। ठीक है, कि मतलब मान लो कि उसके ऊपर अगर देख रेख ना हुई, वो प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज ना कर पाया रिसोर्सेज को, जैसे डायनासोर्स तुम्हारे यहाँ से क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो चुके। क्यों? क्योंकि वो उस समय की एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंगली अपने आप को सर्वाइव ना कर पाए। ठीक है, देखो हमारे पास में आपने जो है, आपके पेपर खत्म हो रहे हैं फैब में फ्री हो जाओगे, तो जो भी कैंडिडेट चाह रहा है ना नीट के एग्जाम को फोकस करना, तो भाई उसके लिए बेनिफिट है ना, मार्च और अप्रैल को लगा लो पूरा अपना, आप यूटिलाइज कर लो, नीट का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो, क्रैश से करेंगे क्रैक। ठीक है ना, तो इसमें क्या मिल जाएगा आपको, स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर चल रही होगी, टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर लेना। आना कहाँ पर है, संकल्प कॉम्पिटेटिव क्लासेस जम्मू में आ जाना, जो कि कच्ची छावनी में है और स्वास्थ्य लेबोरेटरी के पास में। ये जो दिए गए नंबर हैं, इनके ऊपर क्या कर सकते हो, इनके ऊपर कॉल करके आप अपनी क्वेरी जनरेट कर सकते हो कि भाई बताओ कि कब से क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो रही है। हम लोग 1 मार्च से स्टार्ट कर देंगे, राइट। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में एचआईवी पढ़ लेना है कि एचआईवी क्या होता है, एड्स क्या होती है। ठीक है ना, एचआईवी और एड्स मतलब फैलती कैसे है, क्या रीजन होते हैं इनके फैलने के, वो सारी चीजें देख लेनी है। ठीक है, उसके बाद में इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यून सिस्टम देख लेना है। ठीक है, फ्लेरियासिस क्या होता है, फ्लेरियासिस देख लेना है और इसके सिम्टम्स देख लेना है। ठीक है, फ्लेरियासिस किसकी वजह से तुम बोलते हो कि एलिफेंटिसिस भी जिसको बोलते थे, राइट। 15 में क्वेश्चन बन का है, 16 में बना है, 18 में, 19 में, 21 में बना हुआ है। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसके सिम्टम्स देख लेने हैं। एमीबॉयसिस क्या होता है, एमीबॉयसिस देख लेना। ठीक है, इसके सिम्टम्स देख लेना, इसके प्रिवेंटिव मेजर्स देख लेने हैं। ठीक है, उसके बाद में हाउ डज टोबैको स्मोकिंग लीड टू ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। एम्फीसीमा नाम का तुमने एक डिजीज सुना होगा ना, एम्फीसीमा जो है वो जो स्मोकिंग कर रहे होते हैं ना, उनको एम्फीसीमा की भी शिकायत होकर के आ जाती है, जिसकी वजह से उनको इनहेलेशन में दिक्कत होकर के आ जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो दिक्कत करती है उनको, देखना ये ध्यान में रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल करने पर खराब करेगी लंग्स को। ठीक है ना, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम कर देगी, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का काम कर रही होती है। ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स जो है उसकी क्या हो जाती है, नैरो हो जाती है, राइट। ये समझ में आ गया। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यूनिटी, यानी कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो सेल की तरफ से होती है, और ह्यूमरल इम्यूनिटी यानी कि जो एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है उसको बोलते हैं। इनमें दोनों में डिफरेंशिएट देख लेना। ठीक है ना, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी पूछा जाने की संभावना बन सकती है। ठीक है, क्लियर होकर क्या आ गया। एडोलसेंस क्या होती है, हाउ कॉज एडोलसेंस, व्हाट कॉजेज एडोलसेंस टू स्टार्ट यूजिंग ड्रग्स, हाउ कैन द यूज ऑफ ड्रग्स बी कैन बी अवॉइडेड। देखो यार, मैंने सीधी सी बात है, मैं ओपनली बोलता हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, क्योंकि एडवर्टीजमेंट वगैरह जो हो रही होती है उसमें भी क्या करते हो, उसमें भी प्रमोशन हो रही होती है, जैसे वो बोलो जुबान केसरी करके प्रमोट कर रहे होते हैं। तो जो आज का जो यूथ है वो ये उसको ये लग रहा होता है कि भाई हो सकता है कि इससे बड़ा अच्छा होकर के आता होगा, बच्चे अच्छे इफेक्ट होकर के आते होंगे, राइट। वो सारी चीज़ें रॉन्ग है, उनसे कैंडिडेट जो बहुत सारी चीज़ें सीख लेता है, गलत सीख लेता है, जो एडवर्टीजमेंट होकर के आती है। दूसरा एक्साइटमेंट होकर के आती है। तीसरा उसने दिमाग में अपनी प्रेशर पाल रखी हुई कि भाई अब पता नहीं क्या होगा, अब पता नहीं क्या होगा, एजुकेशन का प्रेशर है जी। भाई एजुकेशन का प्रेशर है तो पढ़ने से जो है अच्छे मार्क्स आएंगे, सुट्टा वट्टा मारने से जो है वो मार्क्स नहीं आते हैं, और ना ही कोई नशा वशा करने से जो है मार्क्स आते हैं। मार्क्स आते हैं पढ़ाई करने से आते हैं। मैं सिंपल बात बोलता हूँ, बिल्कुल जिसको बोलते हैं कड़वी लगती है कई बार, तो वो ज़्यादा कहने का मतलब यही होता है कि भाई पढ़ाई से मार्क्स आते हैं और नशा से मार्क्स नहीं आते। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर कभी एकेडमिक्स ड्रॉप हुआ तो वो नशे की तरफ चले जाते हैं, या अगर कभी फैमिली इश्यूज़ कुछ हुआ तो वो नशे की तरफ चले जाते हैं, या अगर कभी फाइनेंशियल क्राइसिस आया। एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था कि उसमें एक सेलिब्रिटी ने जो है वो अपने आप को सुसाइड कर लिया था, राइट। बीच में तुमने भी सुना होगा वह सारी चीज़ें। तो भाई फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से कौन ऐसा करता है, राइट। ये समझ में आएगा, क्लियर होकर क्या गया। तो मतलब लोगों को ये लगता है कि सिचुएशन से भागने के लिए कई बार कुछ लोग जो है वो नशे की तरफ पढ़ने लग जाते हैं। तो तुम ये सारी चीज़ देखते हो। इसको अवॉइड कैसे करा जा सकता है भाई। अवॉइड करने का मतलब है कि पहले तो एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है। ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए कि अगर तुम किसी चीज़ से परेशान हो तो भाई उस परेशानी को बात करो ना, उसके साथ में चर्चा करो, अपने माता पिताजी के साथ में करो, अपने टीचर्स के साथ में करो, अपने फ्रेंड्स के साथ में डिस्कस करो, ठीक है। सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिलना चाहिए उनको, ठीक है। और रोल मॉडलिंग जो है वो पॉजिटिव लोगों को फॉलो करो, ठीक है। और हमारे पास में जो है हमारे पास में कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट की, मतलब लोगों को भी, सोसाइटी भी जो चाहिए। अगर मान लो कि अगर कोई कैंडिडेट अगर उस वजह से ट्रैप में आया हुआ तो उसको एक मतलब अलग से ना कंसीडर करके चले, उसको सपोर्ट करके भाई हाँ तू छोड़ सकता है इस चीज़ को, नशे को छोड़ सकता है। ये समझ में आ गया।
राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एल्कोहल अब्यूज। एल्कोहल अब्यूज का मतलब क्या होता है कि भाई एल्कोहल अब्यूज का मतलब है लोगों को दारू के ऊपर डिपेंडेंसी बन जाना। पहले तो बंदा शौक के तौर पर ले रहा होता है, कंज्यूम कर रहा होता है, राइट, या एडवेंचर के लिए देख रहा होता है कि भाई देखते हैं इसको पी करके होता क्या, और धीरे 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 उसको उसकी एडिक्शन हो जाती है। एडिक्शन मतलब अब वो उससे इमोशनली कनेक्ट हो जाता है, राइट। अब एडिक्शन के बाद की एक स्टेज आती है दैट इज डिपेंडेंसी, मतलब अब उसे ऐसा लग रहा है कि अब भाई वो जी ना पाएगा इस ड्रग के बारे में, तो इसको बोलते थे एल्कोहल अब्यूज, मतलब कि इसको डिपेंडेंसी बनकर के आ रही है लोगों को, ठीक है, राइट। ए शॉर्ट नोट एडोलसेंस। एडोलसेंस वो एज होती है जो एक हम लोग बोल सकते हैं कि 8 से 18 साल फॉर गर्ल्स के लिए हो सकती है, 7 से 19 के लिए मतलब उसमें बॉयज़ में कंसिडर करी जाती है, जो कि वो एज होती है जिसमें एनर्जी लेवल कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है। ये वो एज होती है जिसमें तुम्हें करियर बनाने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज हाई रहती है, तुम्हें सीखने की पॉसिबिलिटी सबसे हाई रहती है। बट एनर्जी ज़्यादा होने के बावजूद तुम लोग क्या करते हो, कई बार अगर कभी गलत दिशा में चले गए तो तुम्हें सही और गलत का जो है वो नहीं होता, आइडिया नहीं होता, तो इसको बोलते हैं एडोलसेंस जो है वो ये सारी चीज़ होकर के आती है। एडोलसेंस की प्रॉब्लम क्या होकर के आती है, एक्ने। एक्ने जिसको तुम लोग बोलते हैं पिंपल्स होकर के आना, राइट। वो क्यों होकर के आते हैं, क्योंकि वही सीधी सी बात है, तुम्हारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होकर के आ रहे हैं, और पिंपल्स का होना एक तरह से तुम्हारी बॉडी को यानी कि तुम्हारी स्किन को बचा रहा है, किससे, सो दैट कि तुम्हें बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह ना होकर के आए, राइट। ये समझ में आ गया, क्लियर होकर के आ गया। और कई बार एडोलसेंस की वजह से लोगों को डिप्रेशन और सुसाइड के मतलब वो भी आना शुरू हो जाते हैं, थॉट आना शुरू होता है। भाई डिप्रेशन का मतलब होता है खुद की लंका खुद लगा देना, राइट, मेरा सिंपल सा मतलब होता है, मैं इस तरह से बोलता हूँ। तो डिप्रेशन का मतलब है कि बंदा खुद को गलत समझने लग रहा है, सब सारी चीज़ों के लिए खुद को ब्लेम करने लग रहा है, राइट। और जब वो सारी चीज़ें होने लग जाती है उसको लगता है मेरे साथ में ही ऐसा क्यों हुआ, मैं ही क्यों ऐसा, ठीक है। तो वो अगर प्रोलॉन्ग चल करके आते हैं तो उस वजह से लोगों को ये लगने लग जाता है कि भाई हाँ, सुसाइडल थॉट भी आना लग जाते हैं उनको। तो मतलब एक गंभीर सिचुएशन होती है, एक मानसिक तनाव उनका बन करके आ जाता है। तो भाई मानसिक तनाव रखना नहीं होता, मानसिक तनाव को क्या करना होता है, निकाल देना होता है, शेयर करना होता है किसी के साथ में, जो तुम्हारे बड़े हैं वो तुम्हें इसमें हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। मेलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, ठीक है ना। मेलिग्नेंट ट्यूमर वो ट्यूमर होता है जो एक जगह से दूसरी जगह में फैल जाता है, राइट, उसको मेलिग्नेंट बोलते हैं। बेनिग्न ट्यूमर वो होता है जो एक जगह पे रिजाइड करके लेकर के आता है, वो आगे पीछे फैलता नहीं है, राइट। ये समझ में आ गया, क्लियर होकर के आ गया। उसके बाद में देखो यहां पर देखो व्हाट डू यू मीन बाय सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी वो होती है जो जिसमें सेल्स जो है तुम्हारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बचाते हैं, मतलब तुम्हारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं, उसको बोलते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। राइट डाउन द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ एड्स। एड्स के साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं, 21 में पूछा गया सवाल है। बाय रैपिड वेट लॉस होने शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। प्रोफ्यूज नाइट स्वेटिंग होना शुरू हो जाएंगे उसको, ठीक है ना। एक्सट्रीम अनएक्सप्लेन्ड टाइटनेस होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और इसमें स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है लिम्फ ग्लैंड्स में। डायरिया होना शुरू हो जाएगा। सोर्स ऑफ माउथ एंड थ्रोट एंड एनस एंड जेनाइटल एंड निमोनिया के कॉजेज होना शुरू हो जाते हैं, राइट। ये समझ में आ गया, क्लियर होकर के आ गया। उसके बाद में वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन के बारे में पढ़ लेना। और हमारे पास में इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी में एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी ये दोनों देख लेना, और इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये वो दोनों देख लेना। ये क्लियर होकर के आ गया, समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज टी लिम्फॉइड, लिस्ट द आउट द सिम्टम्स ऑफ टी लिम्फॉइड। टी लिम्फॉइड मतलब कि जो टी लिम्फॉइड्स होते हैं, ठीक है ना। टी लिम्फॉइड है हमारे पास में यहाँ पर, ठीक है। टी लिम्फॉइड सॉरी, यहाँ पर एक तो देखो एक हमारे पास में टी सेल्स का यहाँ पर रोल आता है, यहाँ पर एड्स वाले पार्ट में। एड्स वाले पार्ट में एक बात ध्यान में रखना, एड्स में जो टी सेल्स होते हैं, ठीक है ना, उसकी कमी होने की वजह से क्या होकर के आ जाती है, इम्यूनिटी जो है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है, इम्यूनिटी डिक्रीज कर जाती है। टाइफाइड के यहाँ पर सिम्टम्स बताने हैं, तो टाइफाइड के सिम्टम्स क्या होता है भाई, फीवर बंदे को ज़्यादा रहता है, वीकनेस होना शुरू हो जाती है, एब्डोमिनल पेन होना शुरू हो जाती है, डिस्कम्फर्ट होना शुरू होता है, हेडेक होना शुरू होती है, लॉस ऑफ एपेटाइट होना शुरू होता है, कॉन्स्टिपेशन डायरिया होना शुरू हो जाता है, राइट। ये समझ में आ गया, क्लियर होकर के आ गया। उसके बाद में देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनकर क्या है कि नेम द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मलेरिया। मलेरिया का कॉजेटिव ऑर्गन क्या है, तो हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास में प्लाज्मोडियम यानी कि प्रोटोजोन्स हैं इसमें, ठीक है। SCID की फुल फॉर्म क्या होती है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। ये क्लियर होकर के आ गया। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया ओपिएट्स, ठीक है ना। ओपिएट्स एंड हेरोइन जो है वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, या मतलब कहाँ से ऑब्टेन्ड होते हैं, पैपावर से ऑब्टेन्ड होते हैं, भाई ये ध्यान में रख लेना, ठीक है। क्लियर होकर के आ गया। उसके बाद में देखो एक्सप्लेन द एब्रिविएशन एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है ना। गिव द साइंटिफिक नेम ऑफ रिंगवॉर्म, तो जी डर्मेटोफाइटन होता है, ठीक है। ये क्लियर होकर के आ गया हमारे पास। देखो बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस,
पीसीआर देखनी है इसमें, और पीसीआर के स्टेप्स देख लेना कि किस तरह से पीसीआर चल करके आती है, क्या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। मेंशन एनी 3 वेक्टरलेस मेथड्स फॉर द यूज्ड टू इंट्रोड्यूस रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू अ कॉम्पिटेंट होस्ट। हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेशन बोल दो, और उसके बाद जीन गन बोल दो, ठीक है ना। इसके बाद माइक्रो इंजेक्शन है, ये बता सकते हो तुम आराम से, ठीक है। राइट ए नोट ऑन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है उसके बारे में बता देना, ठीक है, कि जिसमें आप लोग मतलब अपना स्पेसिफिक जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो है एक्सप्रेस करा देते हो, तो उसको बोलते थे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, मतलब कि हम लोग रिकम्बिनेशन कर रहे थे, ठीक है, वो सारी चीज़ें। क्लोनिंग क्या होती है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये बड़े ध्यान से देख लेना एक बार आराम से, ठीक है। हाउ इज बायोटेक्नोलॉजी यूजफुल इन डेवलपिंग फूड क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चर प्रोसेस। तो भाई ऑब्वियस बात है, एग्रीकल्चर में तो बेनिफिट दे ही रहा है बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट, ठीक है, वो सारी चीज़ें देख लेना। उसके बाद में देखो यहाँ पर जो है तुम्हारे पास में क्वेश्चन बनकर क्या हुआ, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग देख लेनी कि उसमें क्या सारी प्रिंसिपल्स हैं और किस तरह से प्रोटोकॉल जो है वो उनको चला रहे होते हैं, ठीक है, उसमें से क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी। राइट ए नोट ऑन जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग क्या होता है कि जीन किसी एक स्पेसिफिक जीन को तुम अगर कॉपी नंबर बढ़ा दे तो उसको बोलते हैं जीन क्लोनिंग, ठीक है, ये समझ में आ गया, क्लियर होकर क्या है। अब देखो यहाँ पर देखो जरा, एक ये क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉपीज ऑफ अ पर्टिकुलर जीन। तो भाई उसको एम्पलीफिकेशन बोल सकते हो या जीन क्लोनिंग बोल सकते हो, राइट, ये समझ में आ गया, क्लियर होकर क्या आ गया। उसके बाद में देखो जरा, हमारे पास में संकल्प में एडमिशन जो है वो 8 से लेकर के 12th तक जो है वो ओपन है, ड्रॉपर बैच भी, यानी कि जो नीट वाले कैंडिडेट है भाई, अगर तुम लोग अभी 12th के एग्जाम दे रहे हो, अगर तुमने सोचा कि अपना ड्रीम मेडिकल कॉलेज लेना चाह रहे हो, तो उसके लिए भाई क्या करना, सीधा सा बात है, हमारे पास में हम लोग नीट भी करा रहे हैं, जेडब्ल्यू करा रहे हैं, सीयूटी बोर्ड्स ओलंपियाड्स। तो संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस जम्मू में आना, जो कि स्वास्थ्य लेबोरेटरी के पास में कच्ची छावनी जम्मू में, ये दिए गए नंबर पर तुम क्या कर सकते हो, संपर्क करके अपनी क्वेरी जो है वो जनरेट कर सकते हो, राइट, क्लियर करो क्या आ गया। बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस में तो तुमने देख लिया। बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस में क्या देखना है तुमने, बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस में तुमने यहां पर देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, अभी भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बता रहा हूं यहां पर भी, कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है टेक्निक वो क्यों यूटिलाइज होती है, क्या सारी इनकी वो है मतलब यूटिलिटी है, ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं और इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, वही देख लेना एक बार, ठीक है ना। क्लोनिंग क्या होती है, और इसको सपोर्ट योर आंसर विद एग्जांपल, कि तुम बताओ कि भाई क्लोनिंग अच्छी है या नहीं है। बट बिल्कुल अच्छी है, क्योंकि हम लोग इसमें मेडिसिन इंडस्ट्रीज में अच्छा कर सकते हैं, या इकोनॉमिक जो है वाले पार्ट को अच्छा कर सकते हैं, किसके थ्रू, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को अच्छा करके, राइट, या मेडिसिन को अच्छा करके, राइट। सॉरी, जीन थेरेपी क्या होती है उसके बारे में बताना, ठीक है ना, और उसकी सिग्निफिकेंस बतानी है। और राइट ए शॉर्ट नोट बायोपायरेसी, बायो एथिक्स एंड बायो पेटेंट, इनके बारे में देख लेना, ठीक है, ये सारी चीज़ें ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनकर क्या, फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक बार देख लेना भाई, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जीएमओज क्या होते हैं और इनके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, मतलब कि क्या इंपॉर्टेंस है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के, और क्या इनके जो है वो नेगेटिव पॉइंट्स है, वो सारी चीज़ें वो एक बार ध्यान में लिख लेना। बायो सेफ्टी इश्यूज़ क्या होते हैं, ठीक है ना, इनको पढ़ लेना आराम से, क्योंकि इनमें भी क्वेश्चन बनने की प्रोसेस आती है, ठीक है ना, कि पर पूछा जाता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस क्या होती है, देखो जब प्रोडक्ट बन जाता है तो उसको एक्सट्रैक्ट करते हो तुम, फिल्टर करते हो, उनकी क्वालिटी एश्योरेंस देख करके, उनकी पैकेजिंग करके उनको कमर्शियलाइज करते हो, ठीक है ना, क्लिनिकल ट्रायल देने के बाद में, तो ये सारी चीज़ें डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस में आती हैं, राइट, ये समझ में आ गया, क्लियर होकर क्या। ह्यूमन इंसुलिन के क्या सिग्निफिकेंस है, देखो जो एनिमल इंसुलिन थी ना वो तो भाई यूज नहीं कर पाए थे, क्योंकि उससे इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स जनरेट होकर के आ रहे थे बॉडी में, तो इसलिए ह्यूमन इंसुलिन बनी थी, जो कि ह्यूमन जीन से बनाई गई थी, राइट, ये समझ में आ गया। तो इसके बारे में देख लेना। प्रो इंसुलिन क्या होती है, प्रो इंसुलिन वो होती थी जिसमें चेन सी होती थी, और चेन सी को यानी कि पेप्टाइड सी को क्या कर दिया था, रिमूव कर दिया था, तब जाकर के मैच्योर इंसुलिन बनकर के आती थी, ये समझ में आ गया, क्लियर होकर के आ गया। उसके बाद में देखो यहां पर एक है कि सब्स्टिट्यूट विद द वन वर्ड प्रोवाइडिंग अ फंक्शनल जीन टू ओवरकम अ डिफेक्टिव जीन, उसको जीन थेरेपी बोलते हैं भाई, ठीक है, ये क्लियर होकर के आ गया। एससीआईडी की फुल फॉर्म फिर पूछी गई तो सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। देखो हमारे पास में संकल्प ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, इनकी बुक्स जो है वो तुम्हारी निकाल रखी हुई है, जो कि तुम्हारे चैप्टर वाइज सेग्रीगेट किया गया है पीवाईक्यूज को। तो तुमने करना क्या है, तुमने वो जो दिए गए नंबर हैं उनके ऊपर कांटेक्ट करके अपने ऑर्डर मंगा सकते हो, ठीक है ना, तुम्हें घर बैठे मिल जाएंगी। या फिर तुम क्या कर सकते हो, संकल्प की जो वेबसाइट है उस पर जाकर के भी अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, या फिर जो दिए गए नंबर हैं उन पर व्हाट्सएप पे भी जो इन्फॉर्मेशन जो है वो पूछ करके वहाँ से भी अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो।